हेलो एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 26 अप्रैल। आज के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। तो एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने अपने करंट अफेयर्स को कवर करना स्टार्ट किया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज इन विच कंट्री द सी ऑफ मरामरा लोकेटेड। विच कंट्री इज़ द सी ऑफ मरामरा इन, इसका मतलब है जो ये हमारी वाटर बॉडी है ये कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है। ऑप्शन है टर्की, ईरान, रशिया या इक्वेडोर। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारे इस क्वेश्चन का? टर्की। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जिसका एपिसेंटर कहाँ पे था? सी ऑफ मरामरा, इसने क्या है इस्तांबुल को रिसेंटली हिट किया है। तो मतलब सी में यहाँ पे एपिसेंटर लोकेटेड है, लेकिन क्या है जो फ्रीक्वेंसी है, इंटेंसिटी है, वो कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है? इस्तांबुल में, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है एक अर्थक्वेक ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, अब ये वाटर बॉडी के बारे में देखते हैं। ये क्या कर रही है? एशिया और यूरोपियन पार्ट्स ऑफ टर्की को सेपरेट कर रही है। जैसे जो हमारी टर्की है, थोड़े पार्ट इसका एशिया में सिचुएटेड है, थोड़ा यूरोप में सिचुएटेड है ना, तो ये क्या कर रही है? दोनों को बीच में से डिवाइड कर रही है। नॉर्थ ईस्ट में ये क्या है? ब्लैक सी से कनेक्ट हो रही है। और कौन सा स्ट्रेट है? बॉस्फोरस स्ट्रेट से ये कनेक्टेड है। फिर साउथ वेस्ट में ये क्या है? एगियन सी से है। और यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है? डार्डेनल स्टेट। तो यहाँ पे कितने सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज़ है? पहले तो 3 है, यही सी ऑफ मरामरा, उसके बाद हमारी कौन सी आ गई? ब्लैक सी, उसके बाद एगियन सी। ब्लैक सी के साथ कनेक्ट हो रहा है बॉस्फोरस स्ट्रेट के थ्रू, और एगियन सी से हो रहा है डार्डेनलस स्ट्रेट के थ्रू। और ये खुद सी एशियाटिक और यूरोपियन टर्की को सेपरेट कर रही है। ठीक है, ट्रांजिशनल जोन है ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में, और यहाँ पे कुछ मेजर इंपॉर्टेंट आइलैंड सिचुएटेड है। ठीक है, जिनका नाम है मरामरा आइलैंड, प्रिंस आइलैंड, अवसा, इमराली, इक्निलिक एंड पसलिमानी आइलैंड्स। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है क्योंकि जो इनकी वर्डिंग है वो थोड़ी वहाँ की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आइलैंड, मरामरा आइलैंड इज टर्की सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड। तो ये जो हमारा यहाँ पे आइलैंड है ये क्या है? टर्की का सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, और लार्जेस्ट आइलैंड है मरामरा सी का। मतलब टर्की का तो सेकेंड है, लेकिन इस सी का हमारा लार्जेस्ट है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ मार्बल इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इकोनॉमिक ज्योग्राफी के हिसाब से यहाँ पे क्या है, हमें मार्बल के लिए सफिशिएंट सोर्सेस मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। हु इज़ क्रेडिटेड एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ ताजमहल। तो ताजमहल के चीफ आर्किटेक्ट कौन है? ऑप्शन है शाहजहां, मुमताज़ महल, जहांगीर एंड लास्ट में उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल जो हमारा कहाँ पे है? आगरा में है। बहुत ही ज़्यादा सीनिक ब्यूटी है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इनको आर्किटेक्ट बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो चीफ कौन है उस चीफ कौन है इस आर्किटेक्चर के? तो हमारा करेक्ट आंसर है उस्ताद अहमद लाहौरी। शाहजहां ने बनवाया था, मतलब ऑर्डर पास आउट किए थे, सफिशिएंट रिसोर्सेज, फंडिंग दी थी, लेकिन जो डिज़ाइनिंग का काम है वो इन पर्सन ने किया है। मुमताज़ महल को डेडिकेट करके ये जो हमारी ब्यूटी है इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए ये 3 ऑप्शन हमारे इनकरेक्ट है, रिलेटेड है, लेकिन ऑप्शन की वर्डिंग कुछ और है। न्यूज़ में किस लिए था? ताजमहल, सेफ गार्डिंग द ताजमहल। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या है? डायरेक्ट किया है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट को कि वो क्या करें? असेस करें, मतलब कि एनालाइज करेंगे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ नियर बाय ग्लास इंडस्ट्रियल यूनिट्स ऑन ताजमहल। इसका मतलब है कि भाई जो ग्लास यूनिट्स है, ग्लास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं ताजमहल के अराउंड सिचुएटेड हैं, उससे ताजमहल के ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स तो नहीं पड़ रहे। ये सारी चीज़ों को असेस करेंगे ये लोग। ठीक है, देखते हैं अब कुछ नीसेस के बारे में कि कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुआ। 1632 एडी में इसके ऊपर काम करना शुरू हो गया था और कंप्लीट हुआ 1648 एडी में। ठीक है, कंप्लीटेड बाय 1653। एंसिलरी मतलब जो थोड़ा बहुत इसका डेकोरेटिव और जो भी मेन काम रह गया था। ठीक है, आर्टिशंस कहाँ कहाँ से आए थे मुगल एम्पायर में? सेंट्रल एशिया और ईरान से। ठीक है, मटेरियल कंस्ट्रक्टेड ब्रिक इन लाइम मोर्टार यूज़ हुआ है, रेड स्टैंडस्टोन और वाइट मार्बल का यूज़ किया गया है। और ये कहाँ से? मकराना राजस्थान से हमने इसको क्वेरी किया है। ठीक है, मेन स्ट्रक्चर के लिए हम लोगों ने मेनली इसको यूज़ किया है वाइट मार्बल को।
एक्सटेंसिव इनले वर्क जो मतलब अंदर का जो वर्क्स है, डेकोरेटिव वर्क जो हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए क्या यूज़ हुआ है? जेमस्टोन जैसे कि जेड, क्रिस्टल, टर्कोइस, लैपिस लजूली, ये सारे मटेरियल को डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ किया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी इसको रिकॉग्निशन प्रोवाइडेड है, मतलब ये क्या है? एक वर्ल्ड इंपॉर्टेंस का टॉपिक बन गई है। ठीक है, 1983 में यूनेस्को ने इंस्क्राइब किया है ताजमहल को उसकी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट पे। अब वर्ल्ड का अगर ये इम्पोर्टेंट वो बन गई है सेंटर, तो इसको प्रोटेक्शन भी तो प्रोवाइड करनी है, तो इसलिए प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट का भी काम क्या है यहाँ पे लिया गया है। तो ताजमहल को एक सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया गया था, कब? 1920 में। अब ये इतनी बड़ी यहाँ पे वो है, पूरा इसके आसपास के अराउंड सराउंडिंग्स है, उसको मैनेज करने का, प्रोटेक्ट का काम कौन करता है? इट इज़ मैनेज्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रोटेक्टेड अंडर मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट। तो मतलब एक एक्ट बनाया गया है जिसके अंडर क्या है? उसका मेंटेनेंस का, उसका प्रोटेक्शन का, हम लोग वहाँ पे जाके कैसे उस चीज़ को, स्ट्रक्चर को नुकसान ना पहुँचाएं, ये सारी चीज़ों के प्रोविजंस इंक्लूडेड है। ठीक है, 1958-59 रूल्स एंड इज लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एनक्लोज्ड विद इन TTZ। तो ये जो भी सारा स्ट्रक्चर है, रूल्स है, ये क्या है? TTZ से भी थोड़ा बहुत लिंक है, और ये TTZ क्या है? ताज ट्रेपीजियम जोन। ठीक है, कुछ एक लिमिटेड एरिया होता है जहाँ पे क्या है? प्रोटेक्टेड सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर? हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? ये ऑप्शन है, ऑप्शन मतलब जो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन ये है ऑप्शंस क्या क्या है देखते हैं, जेनेवा, सेंट्रल सीरिया, पेरिस या फिर दिल्ली में। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि रिसेंटली जैसे कि ये बहुत ज़्यादा टैरिफ्स को लेके अमेरिका की साइड से, चाइना की साइड से बहुत ज़्यादा टैरिफ्स को, प्रोडक्ट्स को लेके ट्रेड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो इसकी रेलिवेंस क्या है? क्वेश्चन में आई हुई है। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश कब हुआ है? 1 जनवरी 1995 में, और इसने क्या है? रिप्लेस किया है गैट को, जो क्या है 1947 में बनाया गया था। मतलब इससे पहले जो ट्रेडिंग का काम था वो कौन संभालती थी? ट्रेड से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस थे उसको ये ऑर्गेनाइजेशन संभालती थी, लेकिन ये प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाई होंगी, इसलिए इसके ऑल्टरनेटिव में एक दूसरी इंस्टीट्यूशन आया है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। फंक्शन क्या है? ग्लोबल ट्रेड नेगोशिएशन को फैसिलिटेट करेगा, वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबली ट्रेड सफिशिएंटली स्मूथली हो पाए, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है? ओवरसी करता है। साथ में अगर ट्रेड से रिलेटेड कुछ भी डिस्प्यूट्स है तो उनको एक बाइंडिंग मैकेनिज्म, मतलब कि अगर बाइंडिंग है, इसने कुछ अगर वर्डिक्ट दी है तो वो क्या होगी? बाइंडिंग होगी। इस मैकेनिज्म से क्या है? वो ट्रेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। साथ में ट्रेड पॉलिसीज़ को मॉनिटर करता है, जो भी क्या है इसके मेंबर स्टेट्स हैं, मतलब जितने भी लोगों ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को, लोगों ने कंट्रीज़ ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है, उनके ऊपर क्या करेगा? ट्रेड पॉलिसीज़ को ओवरसी करेगा। अब 2025 तक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कितने कंट्रीज़ है, कितने मेंबर्स हैं? 164 मेंबर्स है। अपहोल्ड द मोस्ट फेवर्ड नेशन एंड नेशनल ट्रीटमेंट, मतलब कि साथ में मोस्ट फेवर्ड नेशन, मतलब कि एक जो स्टेट है, एक जो कंट्री है, वो अपनी मोनोपोली ना बनाए रखें, सभी को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, फ्रीडम मिले ट्रेड करने का, ये सारे गोल्स को ये प्रमोट करता है। लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला एग्रीमेंट साइंड? तो जो हमारा शिमला एग्रीमेंट है इसकी साइनिंग कब हुई थी? ऑप्शन है 1970, 1971, 1972 या 1973। करेक्ट आंसर है 1972। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। शिमला एग्रीमेंट 1972 न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान ने क्या है? शिमला एग्रीमेंट को सस्पेंड कर दिया है और क्लोज किया है वाघा बॉर्डर को इन रिटेलिएशन टू इंडियाज़ रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेरर अटैक एंड सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर। तो इसका वही पॉलिटिकल है। इंडस वाटर ट्रीटी हमने कल की क्लास में कवर करी थी और आज की क्लास में शिमला एग्रीमेंट। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो बीच के बायलेटरल रिलेशंस है
और इससे रिलेटेड जो भी हमारी हिस्ट्री रही है, जो भी हमारी ज्योग्राफी है, या फिर जो भी हमारे पॉलिटिकल कन्वेंशंस ट्रीटीज़ बीच में हुई हैं, ये सारी न्यूज़ में इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाती है। ये पहलगाम टेरर अटैक हुआ, ये बहुत ही डिवास्टेटिंग था इंडिया के लिए, लेकिन इसके जो आसपास के टॉपिक्स है वो क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को किया है बैन, सस्पेंड किया हम लोगों ने, तो उसके रिटेलिएशन में उसके अगेंस्ट में पाकिस्तान ने शिमला एग्रीमेंट को कर दिया, ठीक है। पॉलिटिकल न्यूज़ है। अब देखते हैं, बायलेटरल ट्रीटी साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन जुलाई 2। तो मतलब क्या है, एक बायलेटरल ट्रीटी है, दो लोगों के बीच में ये ट्रीटी साइन हुई है, और वो दो लोग कौन हैं, इंडिया पाकिस्तान। कब साइन हुई, 2 जुलाई 1972 को। और यहाँ पे पीस एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी, कब, 1971 वॉर के बाद। इट लेड डाउन द फ्रेमवर्क फॉर पीसफुल बायलेटरल रिलेशन, ताकि दोनों नेशंस के बीच में पीसफुली बायलेटरल रिलेशन रह पाएँ, जो भी हमारे बीच में डिस्प्यूट्स हैं इनको रिजॉल्व किया जाए, इसलिए ये एग्रीमेंट को लेके आया गया था, ठीक है। अब दोनों साइड से रिप्रेजेंटेटिव कौन थे, इंदिरा गांधी जो हैं, जो हमारी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव थी, और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे नहीं पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे कौन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ठीक है। सेम हमने ये चीज़ देखी थी कि भाई इंडस वाटर ट्रीटी में इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे और पाकिस्तान के कौन थे, ठीक है। हेल्ड इन शिमला, हिमाचल प्रदेश, इसलिए इसका नाम शिमला एग्रीमेंट रखा हुआ है क्योंकि ये वहीं पे साइन हुई है। साथ में बैकग्राउंड क्या है, इंडियाज़ डिसीसिव विक्ट्री इन 1971, इंडिया पाकिस्तान वॉर, इंडिया ने बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से ब्रेवरी दिखाते हुए अपनी क्या थी 1971 की वॉर में विक्ट्री जीती थी। डिसीसिव थी मतलब कि कोई डिसीजन का वो नहीं था, क्योंकि हम लोग क्लियरली यहाँ पे विक्टोरियस प्रूव हुए थे, ठीक है। एंड द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश, और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी तो हुई थी, जिसके बाद क्या थे, बांग्लादेश को एक फ्री कंट्री बना दिया गया था। इंडिया की सपोर्ट की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया था, क्योंकि वहाँ पे रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा टायरनी का, एक्सप्लॉयटेशन का, वायलेंस फेस करनी पड़ रही थी। तो हमारा 1971 क्या है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।